मेरे दिल के चैन। दोस्तों, आज जिस एक्टर की, जिस कलाकार की हम बात करने जा रहे हैं, वैसा स्टारडम इंडस्ट्री में किसी ने देखा नहीं जो उन्होंने देखा। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, लड़कियां उनकी गाड़ी के पीछे भागती थी। वो अंदर शूटिंग कर रहे होते थे तो उनकी गाड़ी पर लोग लड़कियां लिपस्टिक के निशान मिलते थे, लड़कियां किस करती थी उनकी गाड़ी को। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसात। वो तरस जाते थे कि उनकी कोई फिल्म तो फ्लॉप हो जाए। यहाँ तो हीरो तरसता है कि कोई फिल्म हिट हो जाए मेरी, लेकिन उनकी फिल्में लगातार हिट होती रहती थी और वो कहते थे कोई फिल्म मेरी फ्लॉप हो जाए जिससे मुझे थोड़ा चैन मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले, मैं थोड़ी कम फिल्में करूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। उन्होंने आगे चलकर समय की कदर नहीं की, समय ने उनकी कदर नहीं की, क्योंकि वो बहुत लेट लतीफ़ थे। वो मशहूर थे अपनी लेट लतीफ़ी के लिए, लेकिन जो उनकी आंखों का स्टाइल था, जिस तरह से वो पर्दे पे अपने को प्रेजेंट करते थे, वो आंखों आंखों में बात कह देते थे। उन पर जितने खूबसूरत गाने पिक्चराइज हुए हैं वो शायद ही किसी पे हुए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना, जिनकी 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लोग। उनकी 1969 से 75 के बीच उनका ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी और उनका स्टारडम इस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज़्यादातर लड़कों के नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिए जाते थे। लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती थी। जी हाँ, ऐसा क्रेज था उनका। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए स्पेशली अलग से एक आदमी रखना पड़ा था, एक असिस्टेंट रखना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे खत तो खून से लिखे होते थे। दोस्तों, राजेश खन्ना एक ऐसे स्टार थे जिन्होंने 3 साल में लगातार 15 फिल्में हिट दी थी एक के बाद एक। इसके बाद राजेश खन्ना से स्टारडम संभल नहीं रहा था। वो ये सोचने लगे थे कि यार कुछ फिल्में तो फ्लॉप हो जाए मेरी, मैं कितना काम करूं, कितना बिजी रहूं और इतना स्टारडम कैसे एंजॉय करूं। वो 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में गए और 3 बार ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी किया। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया जब उनका स्टारडम खत्म होने की कगार पर था और उनकी फिल्में पिटने लगी थी। कहा जाता है कि उन पर स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। एक बार जब इसके लिए उन्हें रोका गया था तो उन्होंने अपने स्टाइल में कह दिया था, करियर की ऐसी की तैसी। आइए उनके उतार चढ़ाव से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों पर नजर डालते हैं। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी के घर राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे। इनका असली नाम जतिन था। राजेश नाम तो उन्होंने अपने अंकल के कहने पर रखा था। 1947 में जब देश के विभाजन का दौर आया तो उनका परिवार पूरा अमृतसर आकर बस गया। घर की माली हालत खराब थी क्योंकि विभाजन के चलते पिता नौकरी से हाथ धो बैठे थे। परिवार को पालना अपने लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने राजेश को अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया जो कि मुंबई में ही रहते थे। यहां आकर बचपन से ही राजेश खन्ना को एक्टर बनने का भूत सवार था। वो एक्टर बनने का सपना देखते थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। 10 साल के थे वो जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था और अपने स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन में वो हिस्सा लेते थे और उन्हें बहुत सारे अवार्ड और ट्रॉफियां भी मिली थी। एक्टर बनने की चाह 1965 में राजेश खन्ना को एक टैलेंट हंट तक खींच लाई थी। ये हंट यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने आयोजित किया था। इस हंट में B.R. चोपड़ा, G.P. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स वहां पर मौजूद थे। वो जज थे। यहां एक डायलॉग सुनाकर राजेश खन्ना ने बाजी मार ली थी और विनर बन गए थे। उन्हीं के विनर बनने की वजह से विनोद मेहरा रनर अप थे, क्योंकि राजेश खन्ना विनर बने और विनोद मेहरा पीछे रह गए। देखिए किस्मत क्या खेल खेलती है। अगर राजेश खन्ना ना होते वहां पे तो उनकी जगह पे विनोद मेहरा को मौका मिलता और वो बड़े स्टार बनते। इसके बाद
राजेश खन्ना के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीपी सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए उन्हें साइन किया, जिसमें उन्हें डबल रोल मिला। पहली ही फिल्म में, डेब्यू में डबल रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है। अकेले हैं चले आओ जहां हो। इसके बाद चेतन आनंद ने उन्हें आखिरी खत के लिए साइन किया। यह फिल्म पहले रिलीज हुई लेकिन फ्लॉप हो गई थी। राज फिल्म बनी थी 65 लाख रुपए में और इसने 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजेश खन्ना शुरुआत से ही लेट लतीफ थे और सेट पर लेट आने का सिलसिला उन्होंने फिल्म राज से ही शुरू कर दिया था। पहली ही फिल्म से जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर बुलाया गया, लेकिन वो पहुंचे 11 बजे। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि नए होकर भी वो सेट पर पहले ही दिन लेट कैसे आ सकते हैं। ये तो अचंभा है भाई, ये तो विश्वास ही नहीं होता इस बात पर। क्रू के कुछ सीनियर्स मेंबर ने उन्हें डांट भी लगा दी, लेकिन इससे राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने सबसे कह दिया, देखिए करियर जाए भाड़ में और एक्टिंग की ऐसी की तैसी। मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। उनकी ये बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए, मतलब पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया था। अपने मन की खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए और देखिए दुनिया का हर सुख हर खुशी आंधी की तरह अपने आप दौड़ती चली आएगी। दोस्तों, 1969 का साल राजेश खन्ना के लिए गोल्डन ईयर था। उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली और वो सुपरस्टार बन गए। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। फिल्म में वो शर्मिला के पति के रोल में थे जिसकी मौत हो जाती है। बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में दिखाया गया था, यानी फिर से डबल रोल। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। अरे आप नमस्ते, तुम मेरी जिंदगी में आई। इस फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला टैगोर का था, उसी पर आधारित ये फिल्म थी, लेकिन फिर भी अपने डबल रोल के जरिए वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। वो शर्मिला से आगे निकल गए। है तू, मेरा सूरज है तू, राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके शो शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर मैं होटल के कमरे में गया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और मुझसे कहा कि चलिए आपके बारे में पूछा जा रहा है। फिर क्या था दोस्तों, आराधना के हिट होने के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों की जैसे झड़ी लगा दी थी। लगातार एक के बाद एक 14 फिल्में हिट हुई, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। लोग एक फिल्म देखकर उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते थे। सारे बड़े थिएटरों में 5-6 फिल्में तो सिर्फ राजेश खन्ना की ही चला करती थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। अब ये बात सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतने परेशान हो गए थे कि वो खुद चाहने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं, ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाएं। इतना ही बहुत है। फिल्म हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई थी। दोस्तों, 1969 से 75 का दौर ऐसा था राजेश खन्ना का कि लोग ज्यादातर जिन घरों में बच्चे पैदा होते थे, लड़के होते थे, उनका नाम राजेश रखते थे। लड़कियां इनके स्टाइल और इनकी मुस्कान पर इतनी फिदा थीं कि उसका कोई जवाब नहीं है। आलम यह था कि इन्हें लड़कियां खून से खत लिखा करती थीं, जिसे पढ़ने के लिए राजेश खन्ना के बंगले पर एक व्यक्ति को स्पेशली रखा गया था नौकरी पर कि आप इन खतों को पढ़ना है आपने। कुछ लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी और कुछ लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली। राजेश खन्ना पर किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में काका की दीवानगी का एक किस्सा सुनाते हुए कहा था, मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा था राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए, तो उन्होंने कहा था ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे। हम जब उनकी फिल्म देखते थे तो हमारी उनसे डेट हुआ करती थी।
हम फिल्म के शो से पहले ब्यूटी पार्लर जाते थे, मेकअप करते थे, सजते थे, क्योंकि हमें महसूस होता था कि वो बड़े पर्दे पर जो मुस्कुरा रहे हैं वो हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, सिनेमा हॉल में बैठी हर लड़की ऐसा ही महसूस करती थी। उनकी सफेद कार को चूमकर लाल कर देने वाले किस्से भी बिल्कुल सही हैं। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ दोस्तों 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना सालों तक अंजू महिंद्रू के साथ रिलेशनशिप में रहे थे। इस दौरान वो लिव इन में भी रहे थे। करीब 2 साल तक दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि 2012 तक राजेश खन्ना के निधन होने तक अंजू उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही थी। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में अंजू ने बताया कि महिलाएं भारी संख्या में राजेश खन्ना की फैन थी, तो ये देखकर बहुत खुश होते थे। वो उनसे भी इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद करते थे। किताब में 1973 के एक इंटरव्यू का जिक्र भी किया गया है, जिसमें अंजू ने कहा था वो चाहते थे कि उन सभी फीमेल फैंस की तरह मैं भी उन्हें देखने के बाद वैसा ही रिएक्शन दूं, उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाऊं। उस वक्त फैंस उन्हें देखकर पागल हो जाते थे, वो उनके पैरों पर गिरने को तैयार थे। मैं वैसे रिएक्शन नहीं दे सकती थी। मैंने उन्हें प्यार किया था। मेरे लिए वो जतिन या जस्टिन थे, एक आदमी जिससे मैं प्यार करती थी, किसी राजेश खन्ना या सुपरस्टार से नहीं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल। राजेश खन्ना की सलीम खान से अच्छी बॉन्डिंग थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल में संजीव कुमार की तारीफ कर दी तो काका उनसे नाराज हो गए थे। दरअसल मैगजीन ने संजीव कुमार पर एक कवर स्टोरी की थी, जिसमें सलीम खान से पूछा गया था कि वो बतौर एक्टर संजीव कुमार को कैसे देखते थे। तो उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि संजीव बेहतरीन एक्टर हैं। जब ये आर्टिकल काका ने पढ़ा तो वो महबूब स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त किसी व्यक्ति को सलीम खान को बुलवाने के लिए भेज दिया। जब वो आए तो काका ने उनसे उस आर्टिकल को पढ़ते हुए पूछा, ये आपके विचार हैं? सलीम खान बोले, जी हाँ। काका बोले, क्या आपको संजीव कुमार अच्छे एक्टर लगते हैं? जवाब मिला, हाँ बिल्कुल। फिर काका बोले, और मैं अच्छा एक्टर नहीं? तो सलीम साहब बोले, ये आर्टिकल संजीव कुमार पर था, अगर आपके बारे में होता तो मैं आपकी भी तारीफ करता। राजेश खन्ना ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सलीम खान ने बताया था कि इस घटना के 6 महीने बाद तक उनके पास राजेश खन्ना का कोई फोन नहीं आया और ना ही वो उनसे कभी मिले। दोस्तों महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार 1979 में उस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करने चले गए। काका को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि यह उनकी इंसल्ट है। इसके बाद से राजेश हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को घंटों इंतजार करना पड़ा। एक बार इसी झल्लाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया। महमूद ने कहा, हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद से काका टाइम पर आने लगे। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको। दोस्तों एक किस्सा है कि प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था। उन्होंने शूटिंग से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर समय का बहुत पाबंद था। अगर शूटिंग का समय 9 बजे था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना पड़ता था। हालांकि राजेश खन्ना वहां भी दोपहर में आते थे। प्रोड्यूसर उन्हें कुछ कह नहीं पा रहे थे। उस प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को दिखाने के लिए एक व्यक्ति रखा हुआ था। जब भी राजेश खन्ना लेट आते थे सेट पर, प्रोड्यूसर राजेश को दिखाने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई करने लगते थे। वो राजेश खन्ना को ये सब करके सांकेतिक रूप से अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। राजेश खन्ना को बाद में प्रोड्यूसर के इशारे समझ में आ गए और वो उसके बाद समय से पहुंचने लगे। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। दोस्तों ये बात 1980 में राजेश खन्ना के डाउनफॉल की है। उनकी फिल्में लगातार पिट रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमिताभ बच्चन, जिनकी एंग्री यंग मैन की छवि काका पर भारी पड़ रही थी। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
अमिताभ को पछाड़ने के लिए काका ने कुछ एक्शन फिल्में भी की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें नकार दिया क्योंकि वो उन्हें रोमांटिक रोल में ही देखना चाहते थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था उनका दौर बीत चुका है, अमिताभ बच्चन अब इस काल के सुपरस्टार बन गए हैं। तब तक अमिताभ बच्चन का कान को ढकने वाला हेयर स्टाइल सुपरहिट हो चुका था। मुंबई के हेयर कटिंग सैलून के बाहर बोर्ड लगा होता था, वहां पर लिखा होता था अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल महंगा था और राजेश खन्ना का बहुत सस्ता। दोस्तों, डिप्रेशन में गए राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने 14 महीनों तक अपने को घर में कैद करके रखा। सिगरेट शराब की उन्हें आदत लग गई थी। उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया उनसे बात करे तो वो कुछ नहीं बोलती थी, लगातार सिगरेट पीते रहते थे, बस इतना ही पूछते थे बच्चों ने आज क्या किया। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद तक राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में दरार आ गई थी। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था। राजेश खन्ना वैसे कमाल के एक्टर थे। कहते हैं कि आनंद के लिए उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ था, उनसे पहले 2 एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, जिसमें आप हैरत में पड़ जाएंगे। किशोर कुमार को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने कमाल का काम किया। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। राजेश खन्ना इतने नेचुरल एक्टर थे कि उन्होंने फिल्मों में रोने के लिए कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन पर लिखी एक किताब राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा के मुताबिक 1999 में आई फिल्म आप लौट चले का एक किस्सा है जिसमें काका को एक सीन में रोना था। बुजुर्ग हो चले राजेश खन्ना ने पूछा कितने आंसू चाहिए, फिर उन्होंने हंसते हुए अपना सिर पीछे घुमाया और आंखों में आंसू भरकर सामने आ गए और कहा इंसान को आंसू उधार लेने की क्या जरूरत है, गम दुनिया में इतने हैं कि झोली कम पड़ जाए। वाह क्या बात है। जिंदगी है। इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषि कपूर थे और एक सीन के लिए उन्होंने काका से हाथ ना हिलाने के लिए कहा। कुछ टेक के बाद राजेश खन्ना का हाथ हिल जाता था, उनकी आदत थी। ऐसे ऋषि कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने काका को डांट लगा दी। काका ने उन्हें तब तो कुछ नहीं कहा और अपना सीन पूरा करके चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गए। बाद में राजेश खन्ना ने सिर्फ इतना कहा था, राज कपूर साहब मुझसे कहते थे काका तेरे हाथ में जादू है, इसे एक्टिंग में कभी रुकने मत देना, और आज देखो उन्हीं का बेटा मुझे अपने हाथों को रोकने के लिए कह रहा है रे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। दोस्तों, काका ने अपनी मौत से पहले एक एड शूट किया था जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया था। इस एड को डायरेक्टर आर बाल्की ने डायरेक्ट किया था। एक इंटरव्यू में बाल्की ने बताया था कि इस एड की शूटिंग से पहले काका हॉस्पिटल में थे और उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए सेट पर लाया गया था। बाल्की ने कहा था कि हमने काका को एक इस थॉट के साथ शूट किया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उनसे ज़्यादा किसी के भी फैंस होंगे। उनसे ज़्यादा किसी ने अपने फैंस गंवाए भी नहीं होंगे। मैं काका से सबसे पहली बार उनके बंगले आशीर्वाद पर मिला था। मैंने उन्हें पूरा ऐड सुनाया और कहा कि हम इसमें आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाल्की तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो क्या मैं सुपरस्टार होता। इस ऐड को शूट करने से पहले 3 दिन पहले तक वो हॉस्पिटल में थे। हम इसे बेंगलोर में शूट करने वाले थे। मैंने काका से कहा था कि हम ऐड पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब। उन्होंने जवाब दिया नहीं, मैं सेट पर आ रहा हूँ। 3 दिन बाद काका एयर एम्बुलेंस के जरिए सेट पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो रिहर्सल करना चाहते हैं। जब मैं उनके रूम में पहुंचा तो एक लड़का उनकी ड्रिप बॉटल पकड़े खड़ा हुआ था और दूसरा स्टैंड पकड़े हुए खड़ा था। वो रूम में डांस करने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनको ऐसा करते देख रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे। शूट वाले दिन सेट पर उनके साथ कुछ लोग थे जो उन्हें असिस्ट कर रहे थे, पर जैसे ही कैमरा फेस करने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी ड्रिप उठाई और बोले कम ऑन एक्शन। उन्होंने 2 टेक दिए और उसके बाद बोले माफ़ी चाहूँगा, मैं एक और टेक देना चाहता हूँ पर मैं दे नहीं सकता। हमने इस ऐड को 1.5 घंटे में शूट किया, जिसके बाद काका वापस चले गए। दोस्तों, जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी मौत में 10 लाख के करीब लोग शामिल हुए थे। काका अपने इस ऐड को कभी देख नहीं पाए क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया था। ये ऐड उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी ऐड था। उनके आखिरी शब्द थे पैकअप। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो,
प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। दोस्तों, बेशक काका राजेश खन्ना हमें पैकअप बोल कर चले गए, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों को, उनके स्टाइल को, उनके गानों को, उनके जलवों को हम भूल नहीं सकते। उनके स्टारडम, जो स्टारडम उन्होंने देखा है वो किसी और ने नहीं देखा, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो या कोई भी कुमार हो। राजेश खन्ना ही थे रे। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, यार हमारी